जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रक्षा राज्य मंत्री ने इंडियन एयरफोर्स के लिए अस्त्र मिसाइल करी रवाना। इंडियन एयरफोर्स ने 60,000 से अधिक कंपोनेंट्स का किया स्वदेशीकरण। एलएसी पर इंडियन आर्मी का कोवर्ट ऑपरेशन दोरजी। हुजी रेबल्स ने किया F-22 रैप्टर को शॉट डाउन करने का दावा। और मालदीव्स की गवर्नमेंट ने 15 मार्च तक इंडियन मिलिट्री के सभी ट्रूप्स को वापस बुलाने के लिए कहा। और 14 जनवरी को रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने हैदराबाद में स्थित DRDO के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स को विजिट किया था। और इस दौरान उन्होंने रिसर्च सेंटर इमारत में चल रहे अलग अलग मिसाइल टेक्नोलॉजीज और उससे संबंधित प्रोग्राम्स की समीक्षा करी। और उनका यह भी कहना था कि दूसरी कंट्रीज के लिए वेपन सिस्टम्स को एक्सपोर्ट करने के मामले में DRDO को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर के सामने आना चाहिए। और जबकि आज रविवार को रक्षा राज्य मंत्री ने BDL की फैसिलिटी को भी विजिट किया था। और जबकि इसी दौरान रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने BDL द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए स्वदेशी तौर पर मैन्युफैक्चर की गई अस्त्र मिसाइल्स के लॉट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और अस्त्र मिसाइल की जो ये फ्लैग ऑफ सेरेमनी है, तो ये इस बात को भी दर्शाती है कि जो BDL है वो दुनिया भर की उन चुनिंदा कंपनीज में आती है जिसके पास अत्याधुनिक एयर टू एयर मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर करने की भी कैपेबिलिटी है। मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी की तरफ से बताया गया कि पिछले 2 से 3 वर्षों में हमने 60,000 से अधिक कंपोनेंट्स का स्वदेशीकरण किया है। और हमने ये भी रियलाइज़ किया है कि रिपेयरिंग, ओवरहॉल और मेंटेनेंस जैसी एक्टिविटीज़ के लिए हम फॉरेन OEMs पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, ये हमें इन हाउस करना पड़ेगा। बाकी स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ एयरफोर्स के जो सभी बेस रिपेयर डिपोज हैं, तो वो सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी ओपन किए गए। और जबकि आज रविवार को 8th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे के अवसर पर आयोजित किए गए एक इवेंट को संबोधित करते हुए इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी का कहना था कि इंडियन आर्म फोर्सेस बदलते हुए समय के साथ युद्ध के पूरे स्पेक्ट्रम की चुनौतियों का सामना करने के लिए बदली है। और साथ में उनका यह भी कहना था कि हम सभी इस बात से एग्री करेंगे कि इंडियन आर्म फोर्सेस दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्सेस में से एक है। और जबकि आज भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भी आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे के अवसर पर अपनी स्पीच के दौरान ये कहा कि 1971 वॉर के समय जो 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था, तो हमारी फोर्सेस चाहती तो उन पाकिस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर्स के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकती थी। लेकिन हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा ऐसी रही है कि हमने पूरी तरह से मानवीय रवैया अपनाया है और उन्हें पूरे सम्मान के साथ उनके देश वापस भेजा है। लेकिन हमारे ओपिनियन में हमने तो अपनी तरफ से एक प्रोफेशनल बिहेवियर दिखाया और उन 93,000 पाकिस्तानी प्रिजनर्स को अनकंडीशनली वापस कर दिया। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि हम अभी भी 1971 वॉर के अपने उन 54 मिसिंग सोल्जर्स को वापस नहीं ला पाए। और अगर कोई ऐसा है जिन्हें 1971 वॉर के 54 मिसिंग इंडियन सोल्जर्स के बारे में नहीं पता है, तो इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो पहले बनाई थी, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड द्वारा अलंकरण समारोह को आयोजित किया गया था। और इस समारोह के दौरान आर्मी कमांडर ने 5 वीरों को युद्ध सेवा मेडल, 20 को सेना मेडल और 37 को विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया है। और जबकि 24 वीरों को कॉल ऑफ ड्यूटी के बियॉन्ड जाकर उनकी वीरता के लिए गैलेंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। और इसी अलंकरण समारोह के दौरान इंडियन आर्मी के ऐसे कई सारे ऑपरेशंस की डिटेल्स भी सामने आई हैं जो कि इससे पहले पब्लिकली सामने नहीं आई थी। जैसे कि 27 नवंबर 2022 को करीब 50 PLA सोल्जर्स ने LAC को क्रॉस करके अटारी पोस्ट को कैप्चर करने का प्रयास किया था। लेकिन इस दौरान वहां पर तैनात इंडियन आर्मी के नायब सूबेदार बलदेव सिंह ने न केवल उन चाइनीज सोल्जर्स को रोका, बल्कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद भी उन्होंने अकेले ही करीब 15 चाइनीज सोल्जर्स को भी घायल कर दिया। और इस तरह से अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार बलदेव सिंह ने इंडियन आर्मी की पोस्ट को कैप्चर करने वाली चाइनीज सोल्जर्स की योजना को नाकाम किया। और इस अदम्य साहस और वीरता के लिए नायब सूबेदार बलदेव सिंह को सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा इसी दौरान एक सीक्रेट ऑपरेशन के बारे में भी जानकारी सामने आई जिसका नाम था ऑपरेशन दोरजी। और इसे अंजाम दिया था 15 कुमाऊं के मेजर सौरभ कुमार ने। और इसके तहत उन्होंने दुश्मन की टेरिटरी के अंदर मल्टीपल कोवर्ट मिशंस परफॉर्म किए और एक अनचार्टेड टेरिटरी के अंदर रहते हुए वहां से उन्होंने सेंसिटिव इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पास करी। और उनके इस गैलेंट एक्ट के लिए मेजर सौरभ कुमार को भी सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया है। और जबकि हिमालयंस की अपर हाइट पर कंडक्ट किए गए ऑपरेशन दोरजी में कोवर्ट सर्विलेंस टीम के सेकंड इन कमांड 15 कुमाऊं के हवलदार प्रदीप कुमार सिंह, तो इनको टास्क मिला था अनचार्टेड टेरिटरी को ऑक्यूपाई करके वहां पे एक कोवर्ट सर्विलेंस पोस्ट को स्थापित करने का। और यहाँ पे जो सर्विलेंस पोस्ट स्थापित की गई थी, तो वहां से जो क्रूशियल इंटेलिजेंस मिली, तो वो जरूरी थी सेंसिटिव सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आगे के ऑपरेशंस के लिए।
और इस कार्य को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए हवलदार प्रदीप कुमार सिंह को भी सेना मेडल गैलेंट्री से सम्मानित किया गया। और इससे एक बात ये भी क्लियर होती है कि ऑपरेशन डोरजी LAC पर कंडक्ट किया गया कोवर्ट मिशन था। इसी तरह से एक घटना ये सामने आई है कि 7 जनवरी 2022 को शंकर टेकरी पोस्ट पर कई सारे चाइनीज सोल्जर्स ने हमला कर दिया था। तब उस दौरान वहां पर तैनात 8th सिख लाइट इन्फेंट्री के सिपाही रमन सिंह ने बिना अपनी जान की परवाह किए बगैर उन चीनी सोल्जर्स का मुकाबला किया। हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई और जिसमें सिपाही रमन सिंह ने 4 चाइनीज सोल्जर्स को घायल कर दिया और उनकी राइफल्स भी छीन ली और उनको मजबूर कर दिया वापस जाने के लिए। बाकी आपको ये पूरी वीडियो यूट्यूब पर भी मिल जाएगी और जिसका लिंक इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल में दिया गया है। और इस वीडियो में इस तरह के और भी ऐसे कई सारे ऑपरेशंस की डिटेल सामने आई हैं जो कि अभी तक पब्लिकली सामने नहीं आई थी। बाकी आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाकर नए डिजाइन्स को चेकआउट जरूर करें। और आप स्क्वाड्रन के यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हमारे हर एक डिजाइन की यूनिक इंस्पिरेशन से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। और इस वीडियो पर पहला शॉर्ट अपलोड हो चुका है। यमन में हूती रेबल्स के खिलाफ यूएस की एक जबरदस्त स्ट्राइक के बाद अब हूती रेबल्स की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और जिसमें वो दावा कर रहे हैं यूएस के F-22 रैप्टर को शॉट डाउन करने का। और ट्विटर के माध्यम से क्लेम करते हुए उनका कहना है कि सना के ऊपर उन्होंने F-22 को शॉट डाउन किया है। लेकिन आपको ये भी क्लियर कर दें कि अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तक इस दावे को साबित करने के लिए कोई विजुअल एविडेंस देखने को नहीं मिले। और जबकि नेशनल इंटरेस्ट की रिपोर्ट में यूएस डिफेंस ऑफिशियल्स के हवाले से कहा गया कि अमेरिका का कोई भी F-22 शॉट डाउन नहीं हुआ है और न ही यूएस की कोई वॉरशिप टारगेट हुई है। बाकी हूती रेबल्स के दावे कितने सच हैं तो इसकी पुष्टि कर पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि एक तो F-22 रैप्टर एक बेहद ही एडवांस स्टेल्थ फाइटर है और हूती रेबल्स के पास ऐसा कोई वेपन सिस्टम अभी तक देखने को नहीं मिला है जो F-22 को डिटेक्ट करके शॉट डाउन करने की कैपेबिलिटी रखता हो। और जबकि ऑफिशियल्स तो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि स्ट्राइक मिशन के लिए उन्होंने F-21 को डिप्लॉय किया ही नहीं है। तो इसलिए कई सारी चीजें हैं जो कि इस दावे को कुछ और नहीं बल्कि एक फर्जी दावा बता रहे हैं। आज मालदीव्स में भारत और मालदीव की हाई लेवल कोर ग्रुप की पहली मीटिंग कंडक्ट की गई थी और इस मीटिंग के दौरान दोनों पक्षों ने अपने बीच के बायलैटरल कोऑपरेशन से संबंधित अलग अलग इश्यूज को डिस्कस किया है। और इसके साथ साथ भारत के जो एविएशन प्लेटफॉर्म्स मालदीव्स में वहाँ के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन और इस तरह की बाकी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनके ऑपरेशंस को वहाँ पे कंटिन्यू रखने के लिए कुछ म्यूचुअली वर्केबल सॉल्यूशंस को ढूंढने का डिस्कशन भी हुआ है। और साथ में ये भी सहमति बनी है कि हाई लेवल कोर ग्रुप की अगली मीटिंग भारत में आयोजित की जाएगी। लेकिन एक अलग चीज ये देखने को मिली है कि इस मीटिंग को लेकर भारत और मालदीव्स दोनों की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई तो उन दोनों की स्टेटमेंट्स में कुछ चीजें अलग हैं। अभी जो हमने आपको बताया वो सारी बातें हैं भारत की तरफ से जारी की गई ऑफिशियल स्टेटमेंट की। अब बात करते हैं कि मालदीव्स की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुई है उसमें अलग सा क्या लिखा गया है। तो उसमें अलग लाइन ये लिखी गई है कि जहां भारत ने अपनी स्टेटमेंट में ये लिखा है कि मालदीव्स में भारत के एविएशन प्लेटफॉर्म्स के ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए म्यूचुअली वर्केबल सॉल्यूशंस को ढूंढने का डिस्कशन हुआ है, तो वहीं मालदीव्स की स्टेटमेंट में ये लाइन नहीं लिखी गई है बल्कि इसके बदले ये लिखा गया है कि इस दौरान दोनों पक्ष मालदीव से इंडियन मिलिट्री पर्सनल को वापस लेने वाली प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने पर सहमत हुए। और जबकि आज मालदीव गवर्नमेंट की तरफ से इस बात की भी अनाउंसमेंट की गई है कि भारत अपने सभी मिलिट्री पर्सनल को 15 मार्च तक वापस बुला ले। और जबकि इससे पहले मालदीव के प्रेसिडेंट इस बात की भी संकेत दे चुके हैं कि वह हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज के मामले में भारत पर से अपनी निर्भरता को कम करेंगे। हालांकि उन्होंने भारत का डायरेक्टली नाम नहीं लिया है लेकिन उनकी स्टेटमेंट भारत की तरफ इशारा करती है। और जबकि फूड सिक्योरिटी और हेल्थ के मामले में मालदीव्स की निर्भरता चीन पर बढ़ने के संकेत ज़्यादा मिले और मालदीव प्रेसिडेंट की इस तरह की स्टेटमेंट चीन की विजिट के बाद ही देखने को मिली है। तो इसलिए अगर आपको चाइनीज पपेट का लाइव एग्जाम्पल देखना है तो मालदीव से बढ़िया एग्जाम्पल तो और क्या ही होगा। और बाकी तो आप सभी ने सुना ही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और अब समय है आज के इतिहास का। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि आज का दिन खास है क्योंकि आज भारत का 8वां आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे है। तो चलिए इसी बात पर आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि जो सबसे पहला आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे था तो वो कौन से वर्ष में सेलिब्रेट किया गया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है और squadron.in पे जाके नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।